नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन में सबसे पहली बात ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे की, जिसे लेकर केंद्र के निर्देशों के बाद कई राज्यों में पाबंदियां अब लगानी शुरू कर दी गई हैं। कि अगर कोई शादी करता है और उसको पुलिस को खबर करना है, अभी यही नियम है। अभी तो कोई नहीं जानता है कोरोना कब खत्म होने वाला है। तो ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार में स्वास्थ्य विभाग की टीम गठित की गई है, जो इसे लेकर अब कार्रवाई करती हुई नजर आएगी। 6 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। टेस्टिंग, आइसोलेशन और ट्रीटमेंट की निगरानी इस टीम की तरफ से की जाएगी। WHO और यूनिसेफ के अधिकारियों को जिम्मा दिया गया है, जिनमें 95 अधिकारी इसे लेकर पूरी नजर रखने वाले हैं। क्लोज और हाई रिस्क कॉन्टैक्ट, सेकेंडरी कॉन्टैक्ट की भी लिस्ट अब तैयार की जाएगी। लगातार कोरोना के मामलों के बढ़ने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग जो है वो एक्शन मोड में है, अलर्ट पर है और इसीलिए टेस्टिंग, आइसोलेशन और ट्रीटमेंट की निगरानी के लिए 6 सदस्यीय टीम का गठन कर दिया गया। हमारे सहयोगी रजनीश इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर पटना से जुड़ गए हैं। रजनीश, अब इस कार्रवाई की या फिर इस एक्शन मोड की सबसे ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए एक्टिव केसेस की संख्या राज्य में 78 तक पहुंच गई है और रोजाना जो है 11 से 15 मरीज नए मिल रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने 6 सदस्यीय टीम गठन की है और निश्चित रूप से एक टीम जो है ये बड़ी टीम है और इसकी जवाबदेही दी गई है कि अब ये निगरानी करेंगे, खासकर जो कॉन्टैक्ट है उसकी ट्रेसिंग के लिए, आइसोलेशन के लिए और ट्रीटमेंट के लिए। ये तमाम चीजें हैं और अब तक 25 से ज्यादा ऐसे मरीज हैं जो विदेश यात्रा करके बिहार लौटे हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि ओमिक्रॉन की अब तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन खतरा बढ़ा है। ऐसे में एक टीम जो है गठन किया गया है ताकि अब जो है पूरी तरह से निगरानी करेंगे और जिले के सिविल सर्जन को ये रिपोर्ट करेंगे। उस आधार पर नए इलाके में कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। जी विभा। रजनीश, लेकिन जिलों पर किसी तरह के खास निर्देश, जहां पर जिलों में विशेष तौर पर आइसोलेशन को लेकर या फिर बाहर से पहुंचने वाले लोगों को लेकर कोई एहतियात बरतनी जाए? देखिए, अच्छी बात यह है कि अभी जो भी पॉजिटिव मिल रहे हैं, अभी गंभीर रूप से बीमार होने की शिकायत नहीं आ रही है, हॉस्पिटलाइज होने की नौबत नहीं आ रही है। ऐसे में जिला प्रशासन की निगरानी हो रही है। जो अभी कॉल सेंटर निर्धारित किया गया, उस कॉल सेंटर से लगातार जो डॉक्टर्स की टीम है वो भी लगातार मरीजों से जुड़ रहे हैं। लेकिन किसी भी तरह से अगर किसी इलाके में ज्यादा संख्या में मरीज मिलते हैं तो वहां पर कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। हालांकि नाइट कर्फ्यू को लेकर अभी अधिकारियों ने कहा है कि अभी नौबत नहीं है, लेकिन स्थिति अगर जरा भी बिगड़ती है तो नाइट कर्फ्यू पर विचार किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। तो अभी फिलहाल स्थिति को ध्यान में रखते हुए एहतियाती कदम उठाए जाने शुरू कर दिए गए हैं। लोगों से भी इस वक्त सावधानी बरतने की अपील न्यूज़ 18 करता है। आपकी अपनी सतर्कता से आप खुद को और आपके अपनों को सुरक्षित रह सकते हैं। मास्क का इस्तेमाल जरूर कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर कीजिए। और ऐसे में क्यों आपको इस वक्त सावधान रहने की जरूरत है? देश में ओमिक्रॉन के मरीजों के आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो ये आपको आगाह करने वाले आंकड़े हैं। 350 के पार अब ये आंकड़ा पहुंच चुका है देश भर में ओमिक्रॉन के, और इसे लेकर राज्यों में पाबंदियां लगनी शुरू हो गई हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि कहां कहां पाबंदियों को लगाया गया है। मध्य प्रदेश की बात करें तो 37 दिन बाद एक बार फिर से नाइट कर्फ्यू जो है वो लागू हो चुकी है। दिल्ली में क्रिसमस, न्यू ईयर सेलिब्रेशंस पर रोक लगा दी गई है। यूपी के नोएडा और लखनऊ में धारा 140 लागू कर दिया गया है। तेलंगाना की अगर हम बात करें तो तेलंगाना के गांव में 10 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है। कर्नाटक में न्यू ईयर जश्न पर रोक लगा दी गई है ताकि लोगों की भीड़ इकट्ठा ना हो। तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो वैक्सीनेशन अनिवार्य कर दिया गया है, यानी अगर आप ऐसे किसी समारोह में शामिल होने जाते हैं तो अनिवार्य होगा कि आपने वैक्सीनेशन करवाया हुआ है। महाराष्ट्र में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। पब्लिक सेलिब्रेशंस पर नई गाइडलाइंस को जारी कर दिया गया है।
ओडिशा में भी न्यू ईयर पार्टियों पर रोक लगाई गई है, क्योंकि लगातार देश में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं और अब तक 350 मामले सामने आ चुके हैं। और अब आपको बताते चलते हैं कि क्यों ये ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट है कोरोना का वो खतरनाक है और आपकी सावधानी इस वक्त बहुत जरूरी है। दूसरी लहर आने वाले डेल्टा वेरिएंट से ओमिक्रॉन जो है वो 5 गुना ज्यादा संक्रामक है। डेल्टा वेरिएंट 5 गुना ज्यादा संक्रामक है, 7 गुना तेजी से ये फैलता है, संक्रमण देता है। संक्रमण के बावजूद पकड़ में ये नहीं आ पाता है और इसीलिए इस वक्त कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जाना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है और आपकी सावधानी से आप इन मामलों को बढ़ने से रोक सकते हैं, खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। तो 15 दिनों में देखिए 100 दिन के बराबर शुरुआती जो आंकड़े हैं वो अब 15 दिनों में ही आने शुरू हो चुके हैं। शुरुआती जांच में ये पकड़ से भी बाहर नजर आता है। और अब ओमिक्रॉन को लेकर के क्या हालात हैं, राज्यों में क्या स्थिति है, किन किन राज्यों में इस वक्त मामले कितने हैं, वो भी हम आपको बताते चलते हैं। तो वो अब राज्यों के नाम आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए आप ये भी समझिए कि महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा और यूपी में नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई और ये सब राज्य सरकारों ने एहतियात के तौर पर कदम उठाना शुरू कर दिया है। बिहार की खास तौर से बात करें तो बिहार में कोरोना के 78 मामले इस वक्त एक्टिव हैं। ओमिक्रॉन का हालांकि राहत की बात यह है कि एक भी मामला पॉजिटिव के तौर पर सामने नहीं आया है। बिहार में नाइट कर्फ्यू की बात करें तो लोगों का कहना है कि फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य महकमे की तरफ से 7 सदस्यीय टीम जरूर गठित कर दी गई है जो निगाह रखेगी ऐसे सभी मामलों पर, लेकिन इस वक्त नाइट कर्फ्यू जैसे हालात नहीं है। लेकिन अपील लगातार कि लोग खुद से ही सतर्कता बरतें, वैक्सीनेट जरूर हों, कोरोना गाइडलाइंस का पालन जरूर करें। तो देखिए खतरनाक क्यों है ये नया वेरिएंट, ये म्यूटेशन काफी तेजी से संक्रामक तरीके से लोगों को अपनी चपेट में लेता है। एक ये ओमिक्रॉन का केस जो है वो बताया जा रहा है कि तकरीबन 50 लोगों को अपने चपेट में ले सकता है, संक्रमित कर सकता है। अब तक का सबसे ज्यादा खतरनाक वेरिएंट इसे बताया जा रहा है क्योंकि इसकी संक्रमण की रफ्तार काफी तेज है। डेल्टा से 7 गुना ज्यादा तेजी से ये लोगों को संक्रमित करता है। साल 2021 का अंत हो रहा है, लेकिन बिहार के भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। अगस्त महीने से रफ्तार पकड़ी आर्थिक अपराध इकाई की कार्रवाई में कल तक 14 भ्रष्ट अधिकारियों पर शिकंजा कसा जा चुका है। रेड में अब तक अरबों की संपत्ति जो है वो बरामद हो चुकी है और इससे साफ जाहिर होता है कि देखिए लगातार ये कार्रवाई जो है वो सामने आ रही है ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर। सबसे पहले 29 अगस्त 2021 की वो तारीख जब आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने ग्रामीण कार्य विभाग दरभंगा में कार्यरत एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अनिल कुमार के ठिकानों पर रेड डाली थी और उनके ठिकानों से 67 लाख रुपए कैश बरामद किए गए थे। वहीं 2 नवंबर 2021 को निगरानी विभाग ने बेतिया में सर्किल ऑफिसर श्यामकांत प्रसाद को 2.5 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। सर्किल ऑफिसर घूस लेते हुए गिरफ्त में आए थे। तो बिहार में देखिए कितने भ्रष्ट अधिकारी हैं और ये कार्रवाई 14 भ्रष्ट अधिकारियों पर अब तक हो चुकी है। 18 नवंबर 2021 को स्पेशल विजिलेंस की टीम ने मगध विश्वविद्यालय के वीसी के घर से 1 करोड़ से ज्यादा की कैश और चल अचल संपत्ति का खुलासा किया। कुलपति राजेंद्र प्रसाद के बोधगया, गोरखपुर, लखनऊ आवास और कार्यालय में छापेमारी की जाती है, जिसमें न सिर्फ 1 करोड़ से ज्यादा की नकद बरामद की गई बल्कि विश्वविद्यालय के वित्तीय लेन देन में बड़ी गड़बड़ी का खुलासा तक हुआ।
26 नवंबर 2021 को स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार के अधिनियम के तहत बिहार के खनन मंत्री के ओएसडी मृत्युंजय कुमार के यहाँ लाखों रुपए नकद, 50 लाख से अधिक के जेवर, कई सोने के बिस्किट और जमीन जायदाद के कागजात को बरामद किया था। उनकी महिला दोस्त के घर से भी लाखों रुपए कैश और गोल्ड बिस्किट बरामद हुए। 28 नवंबर 2021 को विजिलेंस की टीम ने कार्रवाई की रोहतास के भू-अर्जन पदाधिकारी राजेश कुमार गुप्ता के ठिकानों पर, और इस छापेमारी में 22 लाख रुपए कैश के साथ सोने के बिस्किट, सोने की कलम, करोड़ों रुपए की चल अचल संपत्ति बरामद हुई। 11 दिसंबर 2021 ये वो तारीख और ये उन अधिकारियों के नाम और जानकारी आपके सामने जिन्होंने अकूत संपत्ति, गलत रास्ते से आय से अधिक संपत्ति का अर्जन किया। अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने हाजीपुर के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी दीपक कुमार शर्मा के ठिकानों पर छापेमारी की थी, और छापेमारी में इतने रुपए और जेवरात बरामद हुए कि निगरानी के अधिकारियों की आंखें फटी की फटी रह गई। बोरे और बैग में ठूस ठूस कर रुपए भरे हुए थे, जिसकी बरामदगी की गई। 8 दिसंबर 2021 साल के अंत तक भी देखिए कैसे कार्रवाई जो है वो हो रही है। पूर्वी चंपारण के उत्पाद अधीक्षक अविनाश प्रकाश के ठिकानों पर छापेमारी की गई। भारी मात्रा में सोना और बड़ी संख्या में जमीनों के कागजात समेत चल अचल संपत्ति की बरामदगी हुई। 17 दिसंबर 2021 को विजिलेंस स्पेशल यूनिट की टीम ने समस्तीपुर के सब रजिस्ट्रार के 3 ठिकानों पर छापा मारा था। जब रजिस्ट्रार मणि रंजन के ठिकानों पर कार्रवाई के दौरान 1.5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अर्जित करने का खुलासा हुआ। इसके साथ ही 60 लाख से ज्यादा कैश बरामद हुए। वहीं 18 दिसंबर 2021 को आय से अधिक संपत्ति के मामले में निगरानी की टीम ने मसौढ़ी के ग्रामीण कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता अजय कुमार के ठिकानों पर छापा मारा। छापेमारी में 50 लाख से ज्यादा नकद, कई लग्जरी गाड़ियां, प्लॉट और मकान का खुलासा हुआ। वहीं 21 दिसंबर 2021 को पटना के पूर्व एमबीआई मृत्युंजय कुमार सिंह के 3 ठिकानों पर छापेमारी की जाती है। मृत्युंजय कुमार सिंह पर आय से 700% से ज्यादा संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा। 21 दिसंबर 2021 को ही विक्रम के पूर्व सीईओ वकील प्रसाद सिंह के भी 3 ठिकानों पर रेड डाली गई। करोड़ों की यहां पर भी संपत्ति का खुलासा होता है। वहीं 22 दिसंबर 2021 को आर्थिक अपराध इकाई ने अपने ही विंग में पदस्थापित 2 इंस्पेक्टर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। ईओयू ने अपने ही विंग में पदस्थापित इंस्पेक्टर ललन कुमार और नसीम अहमद को सस्पेंड कर दिया, और इन दोनों पर आरोप था कि गुप्त सूचना दे रहे थे। दरअसल ईओयू की इंटेलिजेंस यूनिट की टीम ने जांच के दौरान इन दोनों ही इंस्पेक्टर, ललन कुमार हो या फिर नसीम अहमद, इनके ऊपर लगे आरोपों को सही पाया। साक्ष्य मिलने के बाद इन दोनों ही आरोपी इंस्पेक्टर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया, और अब इन दोनों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के लिए ईओयू की तरफ से अनुशंसा भी कर दी गई है। 24 दिसंबर यानी कि कल भी भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई की गई। छपरा के जेल अधीक्षक रामाधार सिंह के 3 ठिकानों पर छापेमारी की गई और करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ। न तो भ्रष्ट अधिकारी और न ही शराब तस्कर बिहार में बख्शे जाएंगे। जी हां, बिहार में शराबबंदी को लेकर उत्पाद विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। बात सीवान की करें तो यहां डीएम अमित कुमार पांडे और एसपी शैलेश कुमार सिन्हा शराबबंदी को सफल बनाने के लिए लगातार अभियान चला रहे हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, देखिए। सीवान एसपी शैलेश कुमार सिन्हा ने पदभार ग्रहण करते ही बिहार और यूपी के बॉर्डर का इलाका है श्रीकरपुर चेक पोस्ट और धरनी छपार चेक पोस्ट, जिसका जायजा लिया। शराब की तस्करी को लेकर एसपी ने बॉर्डर पर जवानों को हर वक्त अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं ताकि यूपी से बिहार में शराब प्रवेश न कर पाए। एसपी ने बताया कि अभी तक जिले में 5,05,000 शराब को नष्ट किया जा चुका है। वहीं 10,300 लोग अभी तक गिरफ्त में आ चुके हैं। नए एसपी ने मुहिम को आगे भी जारी रखने का आश्वासन दिया, और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मृत्युंजय कुमार सिंह।
और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं पटना, जहां पर पाटलिपुत्रा पार्क में इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद हैं, जहां पर पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को नमन करने के लिए, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां पर पहुंचे हुए हैं। पाटलिपुत्रा पार्क से ये इस वक्त सीधी तस्वीरें। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद आपको नजर आ रहे होंगे। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे यहां पर मौजूद हैं, जहां पर आज कई कार्यक्रमों के जरिए अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, नमन किया जा रहा है। तो आज कई कार्यक्रमों का आयोजन है, लगातार आप तक तस्वीरें भी हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल रुक करेंगे दूसरी खबर का। खबर मधुबनी से आ रही है, यहाँ जहां पीडीएस डीलर से विवाद हुआ है। दो पक्षों के बीच जबरदस्त मारपीट हुई है, जमकर लाठी, डंडे और पत्थर एक दूसरे के ऊपर चलाए गए हैं। पीडीएस विक्रेता समेत कई लोग इस दौरान जख्मी हुए हैं। घायलों का इस वक्त अनुमंडल अस्पताल में इलाज चल रहा है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पीडीएस डीलर से विवाद के बाद दो पक्ष देखिए कैसे आपस में ही उलझ जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर लाठी, डंडे, पत्थर जिसके हाथ जो लगा आजमाते हुए पीडीएस विक्रेता समेत कई लोग इस दौरान इस पत्थरबाजी में जख्मी हुए हैं। घायलों को फिलहाल अनुमंडल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। जयनगर थाना के बरही चातर गांव की यह घटना है। भागलपुर में स्मार्ट सिटी में चयन हुए 5 साल से अधिक समय हो चुका है। भागलपुर स्मार्ट सिटी के रूप में चयनित होने के बाद इतने लंबे वक्त के बाद भी आज तक शहर की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। स्थिति जो पहले थी वही आज भी नजर आती है। वार्ड नंबर 44 हसनगंज महादलित टोले के रहने वाले लोग आज भी सड़क, नाले और पानी के लिए परेशान हैं। लोग बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर मोहल्ले में प्रदर्शन कर रहे हैं। डिप्टी मेयर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। लोगों की क्या मांग है, उनकी क्या परेशानी है, इसे जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता आशीष रंजन ने। हम अभी खड़े हैं भागलपुर स्मार्ट सिटी के वार्ड नंबर 44 में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग अब काफी आक्रोशित हो चुके हैं। इन लोगों की मांग है कि इनके मोहल्ले में ना तो यहाँ पर नाला है ना सड़क है। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसको ले जाने में भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जल जमाव जो है घर के बगल में है, कई घरों में भी पानी है। कुछ लोग हैं, हम इन लोग से बात करते हैं। क्या मांग है आप लोगों की? हम लोग को रोड नाली चाहिए। हम लोग रोड नाली के लिए बहुत दिक्कत होता है, गाड़ी नहीं जाना होता, परेशान हो जाते हैं। किसी से गुहार लगाए हैं अभी तक? वार्ड काउंसिलर से लगाए पर वो काम नहीं करता है। वार्ड काउंसिलर कोई ध्यान ही नहीं देता, अपने तरफ करता है पर इधर कुछ नहीं करता है। 15 बरस हो गया काउंसिलर को। यास्मीन और कुछ लोग हैं, क्या परेशानी? 15 बरस हो गया काउंसिलर को, हमारे काउंसिलर को, लेकिन कोई भी ध्यान नहीं। यहाँ तक कि बरसात में घर में पानी इन कर जाता है। स्मार्ट सिटी भागलपुर है, लेकिन भागलपुर शहर के बीचों बीच बसा ये मोहल्ला हसनगंज मोहल्ला जो है, यहाँ पर लोगों को आज तक जो मुहैया होनी चाहिए सेवा वो नहीं मिल पाई है। सड़क नहीं मिल पाया है, नाला नहीं है, पानी नहीं है और लोग अब जो है काफी आक्रोशित हैं। इन लोगों का कहना है कि अगर जल्द मांग पूरी नहीं होती है तो ये लोग उग्र आंदोलन करेंगे। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। पूर्णिया में रेलवे इंजन के स्क्रैप को गायब करने के बाद अब पशुपालन विभाग में स्क्रैप बेचने का नया मामला सामने आया है। पशुपालन विभाग में ये मामला सामने आने के बाद 100 साल से ज्यादा पुराने लोहे की चादर को रखा गया था, जहां अब लोगों का यह आरोप है कि जिला पशुपालन पदाधिकारी ने बिना टेंडर के ही एक कबाड़ी वाले के हाथों 25,000 का में स्क्रैप को बेच दिया। जब कबाड़ी वाले स्क्रैप को काटना शुरू किया गया तो लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया, जिसके बाद व्यापारी कटा हुआ स्क्रैप छोड़कर यहां से भाग खड़े हुए। एक दिन हम जा रहे थे तो हमको गार्ड साहब बोला कि लोहा हुआ खरीदते हैं। हम खरीदते हैं
तो बोलता आप साहब से मिलाते हैं। साहब यहाँ बैठा हुआ था, हमको बोला कौन चीज़ की लोहा हुआ लेते हैं, हम जी लेते हैं। तो बोलता ये लोहा बेचना है। हम बोलते बोलिए सर, होता है तो दाम हुआ है। कैसे दिया था? पैसा नगद दिया? हाँ 10,000 दिए हैं और 15,000 बाकी है। तो बोला कटिंग होगा तब हम लिख के दे रहे हैं, तब वो पैसा पेमेंट लेंगे। नहीं ऐसा नहीं है, ये बेचने उचने की कोई बात नहीं है। ये एक्चुअली ये 100 वर्ष से लगभग रखा हुआ एक स्क्रैप जरूर था और हमने यहाँ पर एक गार्डनिंग का पहल किया है। इस कैंपस में थोड़ा फूल पत्ती लगे, उसी को हम मैंने कटवा करके एक दीवार के रूप में एक साइड से लगाना चाहते थे। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।